हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप अप गुरु। दोस्तों, आरएससीआईटी का एग्जाम बहुत नजदीक आने वाला है। कुछ ही दिनों में आपका आरएससीआईटी का एग्जाम हो जाएगा और उसके रिगार्डिंग में आपके लिए 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये जो 40% है ये न्यू सिलेबस पे आधारित है और इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद करता हूँ कि आपके जो जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी आपकी डाउट्स हैं, वो सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उम्मीद करता हूँ आपने पिछले वीडियो भी देखे होंगे, समझ में आए होंगे आपको। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशंस वीडियोस मिलते रहें। तो बिना देरी किए दोस्तों देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, ई कॉमर्स का प्रारंभिक रूप है। तो ई कॉमर्स का प्रारंभिक रूप होता है ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। क्योंकि जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है जितनी भी, वो सब किस पे काम करती है, किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, किस इंटरफेस पे काम करती है, वो है ईडीआई। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। राइट आंसर ए। ईबे किस सेगमेंट का उदाहरण है? तो ईबे जो होता है वो हमारा C2C, कस्टमर टू कस्टमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर सेगमेंट का उदाहरण होता है। क्योंकि ईबे कभी भी बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू कंज्यूमर नहीं होता। उसमें कोई व्यक्ति होता है, वही दूसरे व्यक्ति को अपना माल सप्लाई करता है, माल बेचता है। ठीक है ना, तो ये C2C का उदाहरण होता है ईबे। राइट आंसर सी। दूसरी पीढ़ी या सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का विकास किसके दौरान हुआ था? तो सेकंड पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनका विकास हुआ था 1956 से 1965 की ड्यूरेशन के बीच में, समय के बीच में जितने भी हमारे कंप्यूटर बने थे वो सारे हमारे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर बने थे। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। और अगर मैं सेकंड जनरेशन की पीढ़ी में कौन सा मुख्य कंपोनेंट यूज हुआ था वो अगर मैं बताऊं, तो देखो पहली पीढ़ी में तो यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब और दूसरी में यूज हुआ था ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में यूज हुआ था इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है ना, और फोर्थ जनरेशन में यूज हुआ था माइक्रो प्रोसेसर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जनरेशन में कौन कौन से मेन कंपोनेंट यूज हुए थे। ठीक है ना, तो इसमें जो यूज हुआ था वो था हमारा ट्रांजिस्टर। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, 1956 से 1965। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान सरकार में कौन सा विभाग ई गवर्नेंस के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो ई गवर्नेंस के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और संचार। ठीक है ना, ये गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, वो ई गवर्नेंस के लिए जिम्मेवार होता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। एसएसओ में सेशन टोकन का उद्देश्य क्या है? ट्रांसमिशन के दौरान डाटा को एन्क्रिप्ट करना। ठीक है, एसएसओ की फुल फॉर्म होती है सिंगल साइन ऑन। ठीक है, तो सिंगल साइन ऑन में सेशन टोकन का उद्देश्य होता है ट्रांसमिशन के दौरान डाटा का एन्क्रिप्ट करना। राइट आंसर सी। आरएसआरटीसी प्लेटफॉर्म पर खाता बनाने का मुख्य लाभ निम्नलिखित में से कौन सा है? अगर आप रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की जो वेबसाइट है, ठीक है ना, उसमें जाके अगर आप खाता खोलते हो तो उसका आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? तो उसमें आपको विशेष छूट मिल सकती है और ऑफर मिलता है। ठीक है, अगर आप आरएसआरटीसी में अगर आप घर बैठे अगर मान लो रोडवेज बस बुक करवाते हो, रोडवेज बस में टिकट बुक करवाते हो, तो आपको विशेष छूट मिलेगी और उसमें कोई ना कोई आपको ऑफर मिलता है, चाहे वो कैश डिस्काउंट हो, चाहे किसी भी प्रकार का ऑफर हो, वो आपको मिलेगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7, व्यवसाय और पैसे से आय वाले व्यक्तियों और एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एचयूएफ मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली द्वारा किस आईटीआर फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए जो फॉर्म भरेंगे वो आईटीआर 3 होगा, फॉर्म नंबर आईटीआर 3। ठीक है, राइट आंसर सी। उस प्रतीक्षा सूची टिकट के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त या प्रयोग किया जाता है जो अन्य यात्रियों द्वारा रद्द किए जाने के कारण स्वचालित रूप से पुष्टि हो जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल वेटिंग लिस्ट। ठीक है, GNWL का पूरा नाम होता है जनरल वेटिंग लिस्ट। RAC का पूरा नाम होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। ठीक है, PQWL का फुल फॉर्म होता है पुल्ड कोटा वेट लिस्टेड और CKWL का पूरा नाम होता है तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। ठीक है, फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, बट इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? जनरल वेटिंग लिस्ट। ठीक है, जब आप मान लो कोई टिकट प्रतीक्षा सूची में है, मान लो आपकी कोई टिकट, आपकी जो टिकट बुकिंग है वो प्रतीक्षा सूची में चल रही है, जो अन्य यात्रियों द्वारा रद्द किए जाने के कारण स्वचालित रूप से पुष्टि हो जाती है। मतलब मान लो कि आपकी जो टिकट है आपने बुक करवा ली, बट वो अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, वो वेटिंग लिस्ट में चल रही है। ठीक है ना, आपके अभी तक कोई सीट नहीं मिली है आपको, बट ये बता रहा है कि वेटिंग लिस्ट में है। बट अगर कोई व्यक्ति दूसरा जिसकी सीट कंफर्म थी, ठीक है ना, वो अगर मान लो किसी भी कारणवश अगर वो अपनी सीट कैंसिल कर देता है, अपनी टिकट कैंसिल कर देता है, तो आपका जो वेटिंग लिस्ट में चल रहा था वो क्या हो जाएगा? कंफर्म हो जाएगा। यही वो कहना चाह रहा है। ठीक है ना, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, वो हमारी जो टिकट थी वो क्या हो जाती है? ऑटोमेटिक हमारी कंफर्म हो जाती है। ठीक है ना, तो वही मतलब होता है GNWL का जनरल वेटिंग लिस्ट। राइट आंसर सी। वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए आंकलन वर्ष क्या है? तो 22-23 के लिए आंकलन वर्ष हो जाएगा 23-24, और अगर यहाँ 23-24 होता तो उसमें हो जाता हमारा 24-25।
ठीक है ना। और फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष अगर 24-25 दिया हुआ होता है यहाँ पे, तो उसका जो आंकलन वर्ष होता है नेक्स्ट ईयर हो जाता, वो हो जाता है असेसमेंट ईयर। आंकलन ईयर मतलब असेसमेंट ईयर वो हो जाता 25-26। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा 23-24, ऑप्शन बी। आरएसआरटीसी ई टिकट ऑनलाइन बुक करने में शामिल चरणों और यात्रा के दौरान सत्यापन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट का वर्णन करें। मतलब आपको ऑनलाइन अगर मान लो रोडवेज की टिकट बुक करवानी है, तो आप क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट है उसमें, ठीक है ना, बुक टिकट वगैरह बुकिंग करवाने के लिए। तो टिकट बुक करने के लिए आपके पास केवल आईडी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। कोई भी अगर आपके पास आईडी है तो आप क्या कर सकते हो, यात्रा के दौरान अगर आपसे कोई टिकट वगैरह की डिटेल पूछता है, अगर आपसे कोई आईडी वगैरह मांगता है, तो आप कोई भी आईडी उस कंडक्टर को दिखा सकते हैं। ठीक है ना, राइट आंसर ए। ई पासपोर्ट शब्द का तात्पर्य क्या है? तो ई पासपोर्ट शब्द होता है माइक्रोचिप के साथ इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट। ठीक है, ई पासपोर्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट। ठीक है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नए पैन कार्ड हेतु आवेदन करने के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? मान लो आपको का नया फॉर्म भरना है, नया पैन कार्ड के लिए आपको आवेदन करना है, तो आप 49A फॉर्म भरेंगे। ठीक है, राइट आंसर बी। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा यूएसबी वर्जन सबसे तेज डेटा ट्रांसफर गति प्रदान करता है? तो सबसे तेज होता है हमारा यूएसबी 4.0। ठीक है, 4.0 सबसे ज्यादा डेटा ट्रांसफर करता है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सीडी डीवीडी बर्निंग के लिए आमतौर पर किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो सीडी और डीवीडी को बर्न करने के लिए, उसमें डेटा को डालने के लिए, बर्न करने के लिए हम नीरो बर्निंग सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। ठीक है, नीरो बर्निंग, राइट आंसर बी। प्रेजेंटेशन सेटअप में प्रोजेक्टर स्क्रीन का उद्देश्य क्या है? तो प्रोजेक्टर के सामने अगर हम कोई स्क्रीन वगैरह चाहते हैं, क्योंकि जो प्रोजेक्टर से लाइट वगैरह जाती है वो किसी ना किसी सतह पे जाती है, बिना सतह के प्रोजेक्टर से निकली हुई रोशनी कुछ भी प्रदर्शित नहीं करेगी। उसके लिए कोई ना कोई फ्लैट सिंपल या कोई व्हाइट कपड़ा होना ही चाहिए, व्हाइट सतह होनी चाहिए। ठीक है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए सतह प्रदान करना। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्टर से निकली हुई रोशनी स्क्रीन पे जब पड़ती है सामने वाले पर्दे पे, तो एक क्या देती है हमें? इमेज देती है। उसको बोलते हैं हम इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए सतह प्रदान करना। राइट आंसर सी। रेजोल्यूशन के संदर्भ में XGA का क्या अर्थ है? तो XG का अर्थ होता है एक्सटेंड ग्राफिकल एरे। ठीक है, एक्सटेंड ग्राफिक्स एरे, राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। नॉर्टन क्या है? तो नॉर्टन एक हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है ना, नॉर्टन, क्विक हील, मैकेफे, अविस्ता। ठीक है ना, और देखें तो अपने बहुत सारे होते हैं और भी सॉफ्टवेयर, बट मेन हमारे यही होते हैं, क्विक हील, टोटल सिक्योरिटीज। ये सारे हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में मौजूद वायरसेस वगैरह को डिलीट करने का, साफ करने का कार्य करते हैं। राइट आंसर ए। USB 3.0 की अधिकतम डेटा ट्रांसफर की स्पीड कितनी होती है? 5 Gbps। ठीक है, 5 गीगाबिट्स पर सेकंड स्पीड होती है USB 3.0 की डाटा ट्रांसफर करने की गति। वेक्टर ग्राफिक्स बनाने और संपादित करने के लिए कौन सा ओपन ऑफिस एप्लीकेशन उपयोग है? तो अगर आप वेक्टर ग्राफिक्स वगैरह बनाना चाहते हैं तो ओपन ऑफिस ड्रॉ यूज होगा। राइट आंसर होगा इसका सी, ओपन ऑफिस ड्रॉ। ठीक है, और इसका जो फाइल एक्सटेंशन अगर मैं बताऊं तो वो होता है .odg। ठीक है, .odg फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, WPS ऑफिस में कौन सा फीचर वास्तविक समय में डॉक्यूमेंट पर कोलैबोरेशन की अनुमति देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, को एडिटिंग। ठीक है, राइट आंसर को एडिटिंग। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ए जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, को एडिटिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, ओपन ऑफिस इंप्रेस में मास्टर स्लाइड फीचर का उद्देश्य क्या है? तो मास्टर स्लाइड मतलब प्रेजेंटेशन की बात हो रही है ओपन ऑफिस इंप्रेस में। ठीक है, तो उसका उद्देश्य होता है स्लाइड का संपूर्ण लेआउट और फॉर्मेट डिजाइन करना। ठीक है, मास्टर स्लाइड का क्या कार्य होता है? स्लाइड का संपूर्ण लेआउट और फॉर्मेट डिजाइन करना, ऑप्शन नंबर बी। ओपन ऑफिस राइटर में स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग फीचर का उद्देश्य क्या है? तो ओपन ऑफिस राइटर में स्टाइल और फॉर्मेटिंग फीचर का उद्देश्य होता है डॉक्यूमेंट मार्जिन को एडजस्ट करना। राइट आंसर ए, जो भी आपके डॉक्यूमेंट में मार्जिन वगैरह होंगे उसको क्या करेगा? एडजस्ट करेगा लेफ्ट राइट से। ठीक है, राइट आंसर ए। गूगल वर्क प्लेस में गूगल ड्राइव का मुख्य उद्देश्य क्या है? फाइल्स तथा डॉक्यूमेंट को स्टोर करना और शेयर करना। ठीक है, गूगल वर्क प्लेस में गूगल ड्राइव का मुख्य उद्देश्य होता है फाइल्स और डॉक्यूमेंट को स्टोर करना और शेयर करना, ऑप्शन बी।
गूगल वर्कस्पेस में सर्वे और क्विज बनाने के लिए और प्रतिबंधित करने के लिए कौन सा ऐप है? तो अगर आप सर्वे करना चाहते हो, क्विज वगैरह करना चाहते हो, क्वेश्चन आंसर वगैरह बनाना चाहते हो, तो गूगल फॉर्म्स का ऑप्शन होता है इसमें। ठीक है, गूगल फॉर्म में जाके आप कोई भी जो भी क्वेश्चन पेपर है ऑब्जेक्टिव टाइप, वो आप बना सकते हैं इजीली तरीके से। ठीक है, राइट आंसर ए। WPS स्प्रेडशीट का प्राथमिक कार्य क्या है? टेबल्स में डाटा को एनालाइज करना। ऑप्शन सी, टेबल्स में डेटा को एनालाइज करना, स्प्रेडशीट। ठीक है, जिसमें एक्सेल से रिलेटेड काम होता है। VPN का पूर्ण रूप क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। फायरवॉल का उपयोग क्या होता है? फायरवॉल का उपयोग होता है इंटरनेट पर प्रसारित पैकेटों को फिल्टर करना। ठीक है, इंटरनेट पर जो पैकेट वगैरह होते हैं प्रसारित, उनको क्या करना होता है? फिल्टर करना होता है। और फायरवॉल का मुख्य कार्य होता है कंप्यूटर में अगर कोई अनवांछित, हमारे कंप्यूटर के अंदर अगर कोई घुसना चाहता है, अगर हमारे कंप्यूटर में कोई अटैक करना चाहता है, कोई एंट्री लेना चाहता है, तो फायरवॉल सिक्योरिटी क्या करती है? अनवांछित डॉक्यूमेंट्स वगैरह को, किसी भी वायरसेस वगैरह को क्या करती है? हमसे प्रोटेक्ट करती है। ठीक है ना, एक तरीके से ये फायरवॉल दीवार होती है जो कंप्यूटर में अगर किसी प्रकार की कोई हमले होने की आशंका होती है, साइबर के थ्रेड के द्वारा अगर हमारे कंप्यूटर में हमला किया जाता है, हमारे डेटा को चोरी करने की कोशिश की जाती है, तो फायरवॉल क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, इंटरनेट पर प्रसारित पैकेटों को फिल्टर करना। सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए ब्राउजर कैश और कुकीज को नियमित रूप से क्लियर करने का क्या उद्देश्य होता है? अगर आप ब्राउजिंग कर रहे हैं और आपका जो ब्राउजर है उसमें आप कैश और कुकीज को अगर आप क्लियर करते हैं, तो उससे आपके ब्राउजर पे, आपके इंटरनेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो हमारे जो वेबसाइट है उसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि कैश और जो कुकीज होती है फालतू की फाइलें होती है ये। ठीक है ना, तो वो अगर डिलीट कर देंगे तो हमारा जो इंटरनेट की स्पीड है, हमारे वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है, वो क्या होती है? बढ़ जाती है। राइट आंसर ए। निम्न में से कौन प्रतिष्ठित ऑनलाइन भुगतान पोर्टलों में पाई जाने वाली एक सामान्य सुरक्षा सुविधा है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा यूजर अकाउंट के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ऑनलाइन अगर आप पेमेंट किसी को करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या होता है? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो सुरक्षा सुविधा होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना, जैसे कि आपके अकाउंट में क्या होता है कि भी आपके मोबाइल पे वेरिफिकेशन के लिए कोड आता है, या आपको कहेगा कि भी आप कैप्चा वगैरह डाली है ना, तो ये सब चीज आपसे पूछता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन तकनीकों के निर्माण और उपयोग का अध्ययन कहलाता है। ठीक है ना, वो कहलाता है क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन तकनीकों के निर्माण और उपयोग का अध्ययन क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। जैसे अपने मोबाइल में अगर अपन व्हाट्सएप देखें, तो व्हाट्सएप में अगर अपन किसी को कोई भी चीजें शेयर कर रहे हैं, भेज रहे हैं, तो वो इंक्रिप्ट होती है। ठीक है ना, उसमें मैसेज भी लिखा हुआ है इंक्रिप्शन। ठीक है ना, तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होती है? कॉन्फिडेंशियल होती है, सिक्योर होती है। वो कार्य होता है क्रिप्टोग्राफी का। ठीक है, राइट आंसर बी। निम्न में से ट्रस्ट सील का प्रकार है? तो ट्रस्ट सील के 3 प्रकार होते हैं: प्राइवेट सील, बिजनेस प्रैक्टिस सील और बिजनेस आइडेंटिटी सील। राइट आंसर ऑल ऑफ दीज। अधिनियम 1957 किससे संबंधित है? तो अधिनियम 1957 संबंधित है इंडियन कॉपीराइट एक्ट के संबंधित। ठीक है, इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 से संबंधित है। ठीक है, राइट आंसर बी। और इंडियन आईटी एक्ट होता है 2000। ठीक है, ध्यान रखना। मल्टी फंक्शनल प्रिंटर का क्या अर्थ है? जो सिर्फ फोटोकॉपी से संबंधित कार्य करते हैं, जो सिर्फ प्रिंटिंग से संबंधित कार्य करते हैं, जो सिर्फ स्कैनिंग से संबंधित कार्य करते हैं, जो फोटोकॉपी, प्रिंटिंग और स्कैनिंग तीनों से संबंधित कार्य करते हैं। तो मल्टी फंक्शनल प्रिंटर या मल्टी फंक्शनल डिवाइस वो कार्य होते हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करते हैं। तो जो हमारा प्रिंटर होता है वो दोनों कार्य करता है। कुछ प्रिंटर ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ फोटोकॉपी निकलती है या सिर्फ प्रिंटिंग ही होता है, बट एमएफडी प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो फोटोकॉपी, प्रिंटिंग और स्कैनिंग तीनों से संबंधित कार्य करते हैं। राइट आंसर डी। यह बिजली चले जाने के बाद भी जानकारी और डेटा को स्टोर करके रखता है, तो वो हो जाएगा हमारा रोम। अगर हमारे रीड ओनली मेमोरी में रोम में अगर हमारा डाटा है तो बिजली चली भी गई, कंप्यूटर बंद भी हो गया, तब भी हमारा डेटा स्टोर रहता है। ठीक है ना, इसलिए ये क्या होता है? अपरिवर्तनशील मेमोरी होती है। ठीक है, राइट आंसर बी। बट रैम जो होती है वो परिवर्तनशील, रीड एंड राइट, ये सिर्फ रीड ओनली होता है। ठीक है, रोम के संदर्भ में सत्य कथन है, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, ये अपरिवर्तनशील मेमोरी होती है, बिजली चले जाने के बाद भी डाटा सुरक्षित रहता है, ये उपरोक्त सभी। तो ये सभी कथन क्या होते हैं? सत्य होते हैं। ये नॉन वोलेटाइल होती है, अपरिवर्तनशील होती है और बिजली चले जाने के बाद भी डाटा सुरक्षित रहता है। राइट आंसर डी। निम्न में से सेकेंडरी मेमोरी के संदर्भ में असत्य कथन है? तो यह ऑप्टिकल और मैग्नेटिक मेमोरी होती है, सही है। यह
अस्थायी मेमोरी होती है, ये बैकअप मेमोरी के रूप में उपयोग होती है, ये प्राइमरी मेमोरी की तुलना में धीमी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अस्थायी मेमोरी होती है, ठीक है ना। मतलब जो सेकेंडरी मेमोरी होती है अस्थायी नहीं होती, स्थायी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। इसके अंदर रखा हुआ डाटा डिलीट नहीं होता, भले लाइट चली जाए, लंबे समय तक इसके अंदर डाटा रखते हैं, जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा डिलीट, ठीक है ना। इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा असत्य कथन है। आप विंडो 11 में निम्न स्निप्स को कैप्चर कर सकते हैं। तो विंडो 11 में जो स्निपिंग टूल होता है, जैसे कि भी कैप्चर वगैरह करना है, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है, तो कौन से ऑप्शन होते हैं? फ्री फॉर्म स्निप, रेक्टेंगल स्निप, विंडो स्निप, फुल स्क्रीन स्निप, ये तीनों होते हैं, चारों होते हैं हमारे। राइट आंसर ई, ऑल ऑफ दीज, ये हमारे स्निपिंग टूल का या स्निपिंग कैप्चर का उदाहरण होते हैं चारों, ठीक है। वर्ड पैड खोलने की रन कमांड क्या है? wordpad.exe, winword.exe, write.exe या ऑप्शन ए और सी बोथ। तो वर्डपैड भी लिख सकते हो और write.exe भी लिख सकते हो। विनवर्ड तो एमएस वर्ड के लिए होता है, ठीक है ना, विनवर्ड एमएस वर्ड के लिए होता है आपका, ठीक है। बट वर्डपैड के लिए ऑप्शन ए और ऑप्शन सी राइट होगा, यानी कि ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। लास्ट क्वेश्चन 40 है हमारा। जब आप किसी फोल्डर को ओपन करते हैं तो जो विंडो दिखाई देती है उसे कहते हैं, जब आप किसी फोल्डर को ओपन करते हैं तो जो विंडोज दिखती है उसको बोलते हैं अपन विंडोज एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। तो दोनों बोलते हैं, विंडोज एक्सप्लोरर भी बोलते हैं और फाइल एक्सप्लोरर भी बोलते हैं। तो ऑप्शन ए और बी बोथ दोनों सही होता है, ठीक है। जब फोल्डर आप कोई भी ओपन करते हो तो जो विंडो दिखती है अपन उसको विंडो एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर बोलते हैं। राइट आंसर ए और बी दोनों, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए एंड बी बोथ, दोनों राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन सारे 40। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। नए सिलेबस पर आधारित है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है। एग्जाम आपका बहुत नजदीक है तो अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें, अच्छे नंबर लेके आने हैं आपको, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।